गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? अपन ने पिछली क्लास में प्लांट रेस्पिरेशन वाला चैप्टर खत्म कर दिया था। अब इसके आगे अगला चैप्टर है एंजाइम। ठीक है, देखो एंजाइम। एंजाइम्स क्या होते हैं, सबसे पहले अपन को यह जानना है। सपोज करो ये कोई प्लांट सेल है या एनिमल सेल मान लो, इसमें ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसमें, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करवा रहा है, कंप्लीट करवा रहा है। कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसको क्या करवा रहा है, कंप्लीट करवा रहा है। तो इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को ही क्या कहेंगे अपन, एंजाइम कहेंगे। ठीक है, तो एंजाइम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था कि ऐसे कुछ सेल में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाते हैं। इसको आइडेंटिफाई किया था ब्रिजलियस ने। एंजाइम का आइडेंटिफिकेशन किसने किया था, ब्रिजलियस ने किया था। क्या कहा ब्रिजलियस ने कि सेल में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो बायो कैटेलिस्ट की तरह परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, एंजाइम बोलेंगे। तो ब्रिजलियस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या होगी एंजाइम की, द प्रोटीन मॉलिक्यूल विच परफॉर्म फंक्शन एज बायोकैटेलिस्ट इन लिविंग सेल इज कॉल्ड एंजाइम। लेकिन ब्रिजलियस ने इसको एंजाइम नाम नहीं दिया था। ब्रिजलियस ने तो इसको क्या नाम दिया था, बायो कैटेलिस्ट। क्या नाम दिया, बायो कैटेलिस्ट। ठीक है, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कुहने। कौन से साइंटिस्ट आए, कुहने आए। कुहने ने कहा कि ये बायो कैटेलिस्ट है, इसका नाम क्या होता है, एंजाइम बोलते हैं इसको। अपन क्या बोलेंगे, एंजाइम। तो एंजाइम नाम किसने दिया, कुहने ने दिया था। ठीक है, इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए सुमनर। कौन से साइंटिस्ट, सुमनर। सुमनर ने बताया कि जो एंजाइम है उनकी नेचर क्या होती है, प्रोटीनस नेचर होती है। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। समझ में आई बात आपके? चलो, इसके बाद बुकनर साइंटिस्ट आए। बुकनर सबसे पहला जो एंजाइम डिस्कवर किया था वो बुकनर ने किया था। ठीक है, किससे, यीस्ट सेल से। और बुकनर ने जो एंजाइम डिस्कवर किया था उसका नाम था जाइमेज। कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम की डिस्कवरी की थी बुकनर ने। ओके, कोई दिक्कत? अब सुमनर साइंटिस्ट थे, इन्होंने एंजाइम का क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया। क्रिस्टलाइजेशन सुमनर ने यह बताया था कि प्रोटीन किसके बने होते हैं, एंजाइम्स किसके बने होते हैं, सॉरी, प्रोटीन के बने होते हैं। और इसका क्या किया जा सकता है, क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। और सुमनर ने जिस एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन किया था वो एंजाइम था यूरिएज। कौन सा एंजाइम, यूरिएज एंजाइम था। तो ये तो है एंजाइम की जो डिस्कवरी है, नॉमिनेशन है, उससे रिलेटेड बात। एंजाइम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था, ब्रिजलियस ने किया था। ब्रिजलियस ने कहा था कि कोई भी सेल है उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाते हैं, उसको अपन एंजाइम बोलते हैं, मतलब बायोकैटेलिस्ट की होते हैं वो। ठीक है, इसके बाद कुहने साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, कुहने ने क्या कहा, ये बायोकैटेलिस्ट है वो क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं।
तो एंजाइम नाम किसने दिया था? कुहने ने दिया था। उसके बाद सुमनर आए। सुमनर ने बताया कि जो एंजाइम है उनकी नेचर क्या होती है? प्रोटीनस नेचर होती है। ठीक है। फिर बुकनर आए। बुकनर ने यीस्ट सेल से जाइमेज एंजाइम का आइसोलेशन किया। मतलब बुकनर ने ही सबसे पहले एंजाइम की डिस्कवरी की। कौन सा एंजाइम था सबसे पहले डिस्कवर जो किया गया था? उसका नाम था जाइमेज एंजाइम। किससे? ईस्ट से। उसके बाद एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? सुमनर ने किया था। और कौन सा एंजाइम क्रिस्टलाइज किया गया था सबसे पहले? यूरियज एंजाइम क्रिस्टलाइज किया गया था। ठीक है। चलो अब आगे बात बताऊं मैं आपको कि एंजाइम्स, यहां पर मैंने बताया कि प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ठीक है। और वो बायोकैटेलिस्ट की तरह परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब देखें आगे अपन, सपोज करो ये कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल है और ये एंजाइम की तरह परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, मतलब ये एंजाइम है। ठीक है। अब अगर इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ कोई दूसरा कंपाउंड जुड़ गया, इस प्रोटीन के साथ कोई दूसरा कंपाउंड जुड़ गया और ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बायोकैटेलिस्ट की तरह परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तब भी आप इसको क्या कहोगे? एंजाइम कहोगे। ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। मतलब सभी एंजाइम्स हैं वो किस नेचर के होते हैं? प्रोटीनस नेचर के होते हैं। ठीक। ऐसा हो सकता है कि वो केवल प्रोटीन के बने हो, ऐसा हो सकता है कि उसके प्रोटीन पार्ट के साथ कोई दूसरा कंपाउंड, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दूसरा कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ हो, वो भी एंजाइम हो सकता है। तो कहने का मतलब ये जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। बट क्या सेल में जितने भी प्रोटीन होते हैं क्या सभी प्रोटीन एंजाइम होती हैं? ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। समझ में आ गई बात आपके? सपोज करो इस सेल की मेम्ब्रेन में क्या होती है? प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। क्या सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन है वो एंजाइम की तरह फंक्शन करती है? नहीं करती। तो क्या सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन को आप एंजाइम कहोगे? नहीं सर, नहीं कहेंगे। ठीक है। तो जितने भी जो एंजाइम्स हैं वो सभी प्रोटीन होते हैं क्योंकि प्रोटीन के बने होते हैं। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता जो प्रोटीन का नहीं बना होता। बट सभी जो प्रोटीन होती है वो एंजाइम नहीं होती। क्लियर? चल आगे देखो। एंजाइम, सपोज करें अपन कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल था सेल में और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है। आप इसको क्या बोलोगे? एंजाइम बोल दोगे। किसका बना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का। ठीक। चलो अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ कोई ये दूसरा कंपाउंड ऐड हो गया। ये क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है और नया कंपाउंड बन गया और ये कंपाउंड है वो किसकी तरह बिहेव करता है? एंजाइम की तरह बिहेव करता है। ठीक है। तो ऐसे हो सकता है कि कोई भी जो एंजाइम है वो केवल प्रोटीन का ही बना हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइम है उसमें प्रोटीन जो पार्ट है उसके साथ नॉन प्रोटीनस पार्ट भी जुड़ा हो सकता है। तो इस बेस पर एंजाइम को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो एंजाइम जो ओनली प्रोटीन के बने होते हैं उनको बोलते हैं अपन सिंपल एंजाइम। कौन से एंजाइम? सिंपल। और दूसरे वो एंजाइम जिसमें प्रोटीनस पार्ट के साथ नॉन प्रोटीनस पार्ट जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अपन कंजुगेटेड एंजाइम या फिर होलो एंजाइम। देखिए ये लो, एंजाइम को मैंने डिवाइड कर दिया। एक तो कौन सा एंजाइम? सिंपल एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सिंपल एंजाइम। किसका बना हुआ है? ओनली प्रोटीन। ओनली प्रोटीन का बना हुआ। ठीक है। और दूसरा कौन सा एंजाइम?
कंजुगेटेड एंजाइम, या कंजुगेटेड एंजाइम का दूसरा नाम होलो एंजाइम, क्या बोल सकते हैं अपन इसको, होलो एंजाइम बोल सकते हैं। ओके, अब ऐसे कौन कौन से एंजाइम है जो ओनली प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब सिंपल एंजाइम होते हैं, जैसे टाइलिन, टाइलिन, जैसे पेप्सिन, जैसे ट्रिप्सिन, जैसे ट्रिप्सिन, जैसे यूरिएज, जैसे पेपेन, पेपेन, पेपेन एंजाइम है वो पपीता में होता है। तो जो टाइलिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, यूरिएज है, पेपेन एंजाइम है, वो सिंपल एंजाइम होते हैं। मतलब क्या, ये सिर्फ और सिर्फ किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, इसमें नॉन प्रोटीनस पार्ट ना होता ना। कंजुगेटेड और होलो एंजाइम, अब कंजुगेटेड और होलो एंजाइम कौन से होते हैं, जिसमें प्रोटीनस पार्ट के साथ क्या जुड़ा होता है, नॉन प्रोटीनस पार्ट जुड़ा होता है। ठीक है, तो कंजुगेटेड एंजाइम के प्रोटीनस पार्ट को क्या बोलेंगे और नॉन प्रोटीनस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, ये देखते हैं अपन। देखो, कंजुगेटेड जो एंजाइम है उसका प्रोटीनस पार्ट और नॉन प्रोटीनस पार्ट, इसका जो प्रोटीनस पार्ट है ना, प्रोटीनस पार्ट, और दूसरा कौन सा, नॉन प्रोटीनस पार्ट। इसका प्रोटीनस पार्ट है, इसको बोलेंगे अपन एपो एंजाइम। क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम। ओके, नॉन प्रोटीनस पार्ट है उसको बोलेंगे अपन कोफैक्टर। क्या बोले इसको अपन, कोफैक्टर, कोफैक्टर। समझ गए बात आप। चलो, अब होलो एंजाइम इक्वल टू क्या आया, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, या फिर एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इक्वल टू कंजुगेटेड एंजाइम और होलो एंजाइम। ठीक है, अब जो नॉन प्रोटीनस पार्ट क्या हो सकता है, नॉन प्रोटीनस पार्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉन प्रोटीनस पार्ट अपन देखें, नॉन प्रोटीनस पार्ट हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। सबसे पहले, अगर एपो एंजाइम के साथ मतलब प्रोटीनस पार्ट के साथ लूजली ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा हुआ हो, मतलब समझ रहे हो आप, अगर प्रोटीनस पार्ट के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा हुआ हो और वो भी कैसे, लूजली जुड़ा हुआ हो, तो अपन उसको बोलेंगे को एंजाइम। क्या बोलेंगे, को एंजाइम बोलेंगे अपन, को एंजाइम। ठीक है, चलो सेकंड देखो क्या हो सकता है कि अगर प्रोटीनस पार्ट है इसके साथ कोफैक्टर कौन, इनऑर्गेनिक आयन हो कोई, और वो लूजली जुड़ा हुआ हो, कौन, इनऑर्गेनिक लूजली जुड़ा हुआ हो, तो उसको बोलेंगे अपन मेटल आयन एक्टिवेटर। क्या बोलेंगे, मेटल आयन एक्टिवेटर बोलेंगे उसको अपन। ठीक है, अब अगर यहां पर इसमें लिख दूं मैं लूजली अटैच्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लूजली अटैच्ड है तो क्या बोले, कोएंजाइम। यहां पर लूजली अटैच्ड ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोले अपन, मेटल आयन एक्टिवेटर। यहां पर दोनों लूजली लूजली, अब अगर इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक है वो टाइटली अटैच है किसके साथ, प्रोटीन के साथ, मतलब एपो एंजाइम के साथ, तो उसको बोलेंगे अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है,
मतलब टाइटली अटैच्ड ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्लियर? तो एंजाइम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल एंजाइम और कंजुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, नॉन प्रोटीनस पार्ट नहीं होता, जैसे टाइलिन है, जैसे पेप्सिन है, जैसे ट्रिप्सिन है, जैसे यूरिएज है, जैसे पेपेन है। उसके बाद कंजुगेटेड प्रोटीन, इसमें एंजाइम जो प्रोटीनस पार्ट है उसके साथ नॉन प्रोटीनस पार्ट जुड़ा हो सकता है, होता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है ना। कंजुगेटेड एंजाइम को होलो एंजाइम कहेंगे। अब कंजुगेटेड का जो प्रोटीनस पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीनस पार्ट है उसको बोलेंगे अपन कोफैक्टर। कोफैक्टर तीन टाइप के हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एपो एंजाइम के साथ लूजली अटैच है तो क्या बोलेंगे, कोएंजाइम। अगर एपो एंजाइम के साथ इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो लूजली अटैच है तो क्या बोलेंगे, मेटल आयन एक्टिवेटर। और अगर प्रोटीनस जो पार्ट है एपो एंजाइम के साथ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है, वो टाइटली बाइंड है, टाइटली अटैच है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोई दिक्कत? इन तीनों के बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको मिटा दूं क्योंकि यहां पूरा नीचे नहीं आएगा, फिर अपन पढ़ेंगे कोएंजाइम, मेटल आयन एक्टिवेटर और प्रोस्थेटिक ग्रुप। चलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। किसी का आंसर नो सर भी है क्या? यस सर। अब अपन को पढ़ना है किनके बारे में, कोफैक्टर्स के बारे में। कोफैक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एक तो कोएंजाइम, बोलना जरा, पहला क्या था, को एंजाइम, ठीक है। सेकंड क्या था, मेटल आयन एक्टिवेटर, और थर्ड क्या था, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, चलो देखो कौन कौन से को एंजाइम होते हैं, वो एग्जांपल्स देखें अपन कि को एंजाइम्स कौन कौन से हैं। आपने एएमपी का नाम सुना, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। आपने एडीपी का नाम सुना, बिल्कुल सुना सर। वो किसके एग्जाम्पल हैं, को एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। देखो एएमपी और एडीपी ये किसके एग्जाम्पल हैं, को एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। अब आप कहोगे कि सर ये को एंजाइम के एग्जाम्पल कैसे हुए, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन क्या होता है जानते हो क्या आप? एडेनोसिन है वो न्यूक्लियोटाइड होता है, सॉरी न्यूक्लियोसाइड होता है, सॉरी, ठीक है। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये प्रोटीन के साथ जुड़ेगा तो उसको अपन क्या बोले, कोएंजाइम। कोएंजाइम वही बताया था कि एपो एंजाइम के साथ अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लूजली जुड़ता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कोएंजाइम बोलेंगे। एनी डाउट? नाउ आगे देखो, एन ए डी, NADP, NADP ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, को एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। ये किस विटामिन के बने होते हैं, एक बात याद रखना, मोस्टली जो को एंजाइम है वो विटामिन होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर NADP, एन आ रहा है, एन फॉर नियासिन। नियासिन किस विटामिन के बने होते हैं, ये नियासिन विटामिन के बने होते हैं। एन ऐसे याद रख लेना, ओके। अगला FAD, FMN, ये दोनों को एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। F आ रहा है, इसमें कौन सा विटामिन होता है, राइबोफ्लेविन। कौन सा, राइबोफ्लेविन। तो F और राइबोफ्लेविन F ऐसे याद रह जाएगा आपको, ठीक है। एक TPP फुल फॉर्म बताना, थायमीन पायरोफॉस्फेट, फुल फॉर्म यही तो होती है। तो इसमें कौन सा विटामिन होता है, थायमीन। कौन सा, थायमीन। समझ में आई बात आपके? तो ये को एंजाइम के एग्जांपल हो गए, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इनमें क्या होगा, एडेनोसिन, ठीक है। अब देखो NADP, एन फॉर नियासिन, इसमें कौन सा विटामिन होगा, नियासिन विटामिन होगा। FAD, FMN, F
राइबोफ्लेविन विटामिन होगा, टीपीपी थाइमिन पायरोफॉस्फेट थाइमिन विटामिन होगा। तो ये कोएंजाइम के एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद मेटल आयन एक्टिवेटर, मतलब अगर एपो एंजाइम के साथ कौन सा पार्ट जुड़ जाए, इनऑर्गेनिक कोई मेटल है, इनऑर्गेनिक कोई आयन है, वो लूजली अटैच हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटल आयन एक्टिवेटर बोलेंगे। ओके, अब कौन कौन से आयन्स हैं वो एपो एंजाइम के साथ लूजली अटैच होते हैं, देखें अपन। आयरन Fe++ फेरस, मोलिब्डेनम, ठीक है, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ठीक है, ये मेटल आयन एक्टिवेटर होते हैं। ये अब अपन ये देखें कि ये किन किन एंजाइम्स में मेटल आयन एक्टिवेटर होते हैं। देखो ये आयरन है, मतलब लोहा, और लोहे से क्या करते हैं अपन, काटते हैं, ठीक है, मतलब केटेलेज, याद रह जाए ऐसे, केटेलेज, लोहा है, लोहे से काटते हैं, केटेलेज, ठीक है। एक पर ऑक्सीडेज, ठीक है। तो आयरन है वो केटेलेज और पर ऑक्सीडेज में मेटल आयन एक्टिवेटर होता है। फिर दूसरा मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम है वो अपन जानते हैं, कभी पढ़ा है अपन ने, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा है, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें एक एंजाइम काम में आता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम में मेटल आयन एक्टिवेटर कौन होता है, मोलिब्डेनम होता है, नाइट्रोजिनेज, ठीक है। कॉपर, ये कॉमन है, कॉपर अपन ने ईटीएस में साइटोक्रोम की जगह बहुत सारी चीजें साइटोक्रोम पढ़ी थी, साइटोक्रोम A3 था, साइटोक्रोम A था, साइटोक्रोम B था, साइटोक्रोम C1 था, ठीक है। तो कॉपर है वो साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कौन होता है, कॉपर होता है, CC, ऐसे याद रख लेना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। फिर जिंक, देखो जिंक क्या है, एक खनिज है वैसे, और ये खनिज में जो माइंस में लोग काम करते हैं, देखो याद रखने में आपको तरकीब थोड़ी सी बता दूं, माइंस में काम करते हैं, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, क्योंकि माइंस में काम करेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा, अपन ज्यादा जितना हार्ड वर्क करेंगे डिहाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो जिंक क्या काम करता है, H2O बाहर निकलवाता है, और H2O बाहर निकलवाने का काम कौन सा एंजाइम करता है, डिहाइड्रोजिनेज, क्या लिख दूं मैं, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, उसमें मेटल आयन एक्टिवेटर कौन होता है, जिंक होता है, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज इसका उल्टा है, मैग्नीज वालों को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी पड़ती है, ऐसे याद रखो, जिंक डिहाइड्रोजिनेज H2O बाहर निकल रहा है, और मैग्नीज के कारण CO2 बाहर निकलेगा, और CO2 बाहर निकल रहा है, CO2 जुड़ता है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, और CO2 बाहर निकलता है डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन डिकार्बोक्सिलेज। तो मैग्नीज है वो कौन सा एंजाइम का मेटल आयन एक्टिवेटर होता है, डी कार्बोक्सिलेज, कौन सा एंजाइम, डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। फिर मैग्नीशियम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, क्या, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम, कौन सा, रूबिस्को एंजाइम, कौन सा एंजाइम, पेप्को एंजाइम, पेप्को एंजाइम। पेप्को, रूबिस्को, हेक्सोकाइनेज का मेटल आयन एक्टिवेटर कौन होता है, मैग्नीज होता है, क्लियर। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम
P फॉर पोटेशियम, सिंबल तो खैर इसका के होता है, तो P फॉर पायरुवेट, पायरुवेट काइनेज, कौन सा एंजाइम, पायरुवेट पोटेशियम पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट P पोटेशियम P और पायरुवेट P। ऐसे थोड़ी सी तरकीब रह जाएगी इसको याद करने की, ताकि याद रह जाए ये मेटल आयन एक्टिवेटर। इधर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेटल आयन एक्टिवेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं कि अगर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो प्रोटीनस पार्ट के साथ टाइटली बाइंड होते हैं, तो आप क्या बोलते हो, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हो। इसका एग्जांपल आयरन है। साइटोक्रोम में आयरन भी होता है, साइटोक्रोम में कौन प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। तो ये साइटोक्रोम में जो आयरन है वो टाइटली बाइंड होता है, तो ये आयरन है यहां पर किसका एग्जांपल हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल हो गया। एनी डाउट, कोफैक्टर्स हो गए सभी के सभी, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेल में पाई जाने वाली सभी प्रोटीन हैं वो प्रोटीन नहीं होती, बट सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनस होते हैं। मतलब ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनस, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनस। गौर कीजिएगा, मेरा मतलब यह हुआ, या जिसने बोला है उसका मतलब यह था कि सभी एंजाइम्स वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, राइबोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम, राइबोजाइम एंजाइम है, इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि राइबोजाइम एंजाइम किसका बना होता है, आरआरएनए का बना होता है। किसका बना होता है, आरआरएनए का, ठीक है। कौन सा आरआरएनए, 23S आरआरएनए का बना होता है, ठीक। इसकी डिस्कवरी टी केच ने की थी, किसमें, प्रोटोजोआ में, किसमें की थी, प्रोटोजोआ में। ओके, क्लियर हो गई ये चीजें सभी। चलो अब अपन यहां पर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, याद हो जाएंगी जो टेक्निक बताई है उससे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। देखो सबसे पहले कोलोइडल नेचर, कोलोइडल नेचर मतलब एंजाइम्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, कोलोइडल होते हैं। और जब कोलोइडल हो गए तो उसकी सरफेस क्या होगी, लार्ज होगी। और अगर एंजाइम की सरफेस लार्ज होगी तो उससे रिएक्टेंट होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं, वो इजीली क्या हो सकते हैं, बाइंड हो सकते हैं। मतलब एंजाइम की नेचर कोलोइडल होती है तो ये सबस्ट्रेट को जुड़ने के लिए लार्ज सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर। चलो सेकंड है स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी मतलब एंजाइम्स हैं उनकी नेचर है वो स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक रिएक्शन है उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। अब ये स्पेसिफिसिटी है वो 4 टाइप की होती है। कितनी टाइप की, 4 टाइप की। सबसे पहले स्पेसिफिसिटी 4 टाइप की। सबसे पहले बात करूं मैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब यह हुआ कि कोई एंजाइम, जो एक एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन है उसके लिए स्पेसिफिक होता है। मतलब वन स्पेसिफिक एंजाइम इज स्पेसिफिक स्पेशल फॉर वन रिएक्शन और वन रिएक्टेंट। जैसे
यूरिएज एंजाइम है। कौन सा? यूरिएज एंजाइम। ये किसके लिए होता है? सिर्फ यूरिया के लिए होता है। ये हुआ एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? चलो, सेकंड बात है इसकी ग्रुप स्पेसिफिसिटी। सेकंड स्पेसिफिसिटी का एग्जांपल है ग्रुप स्पेसिफिसिटी। देखो, नाम से ही सो रहा है कि कोई एक एंजाइम है वो स्पेसिफिक ग्रुप पर एक्शन कर सकता है, तो वो क्या होगा? ग्रुप स्पेसिफिसिटी होगा। जैसे हेक्सोज सुगर की बात करें अपन, हेक्सोज सुगर कौन सी है? जैसे ग्लूकोज है, जैसे गैलेक्टोज है, ठीक है। तो ये जो हेक्सोज सुगर पर एक एंजाइम एक्शन कर सकेगा जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम? हेक्सोकाइनेज एंजाइम हेक्सोज सुगर के जितने भी मेंबर है ना, सभी मेंबर पर एक्शन करेगा, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो गैलेक्टोज हो, चाहे वो फ्रक्टोज हो, इन सभी पर हेक्सोकाइनेज एक्शन करेगा एक पूरे ग्रुप के मेंबर पर। फिर अगली स्पेसिफिसिटी है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी मतलब कोई एंजाइम है वो स्पेसिफिक बॉन्ड को तोड़ता हो, यानी स्पेसिफिक बॉन्ड के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है, ठीक है। जैसे अपन को पता है न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड अगले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा, अगले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा, तो इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। कौन सा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। और इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता है? राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है? राइबो न्यूक्लियेज। मतलब राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? चलो, फिर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। अगला क्या? स्टीरियो स्पेसिफिसिटी मतलब कोई एक स्पेसिफिक एंजाइम है और वो उस कंपाउंड के स्टीरियो आइसोमर्स के लिए स्पेशल है। मतलब कोई कंपाउंड है वो अपना स्टीरियो आइसोमर बनाने जा रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल एंजाइम होगा। एग्जाम्पल फॉर, अगर एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड इसकी अलग अलग फॉर्म होती हैं, अगर ये अपना एल स्टीरियो आइसोमर शो करे, एल एमिनो एसिड बना लिया इसने, एल एमिनो एसिड बना लिया, ये इसका स्टीरियो आइसोमर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जो एंजाइम होगा वो होगा एल एमिनो एसिड ऑक्सीडेज। एल एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम इज स्पेशल फॉर एल एमिनो एसिड। क्लियर? कोई डाउट? चलो, ये हो गया सेकेंड पार्ट स्पेसिफिसिटी। अब थर्ड पार्ट इसका एम्फोटेरिक। मतलब एंजाइम्स है वो नेचर में कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये एसिडिक रिएक्टेंट और एल्केलाइन रिएक्टेंट है, दोनों के साथ जुड़ सकते हैं, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये होता है एम्फोटेरिक। एंजाइम है कोई भेदभाव नहीं करते कि ये एल्केलाइन रिएक्टेंट है तो इसके साथ मैं नहीं जुड़ूंगा, और या ये एसिडिक रिएक्टेंट है तो इसके साथ मैं नहीं जुड़ूंगा। ये हर टाइप के जो रिएक्टेंट है उसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, उसको इंड्यूस कर सकते हैं रिएक्शन को, तो ये नेचर होती है एम्फोटेरिक नेचर। अगला है लार्ज सरफेस। लार्ज सरफेस ये अपने कोलोइडल नेचर में भी पढ़ लिया है कि एंजाइम है उनकी सरफेस क्या होती है? लार्ज होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या ऐड हो जाए? सबस्ट्रेट उससे कंबाइन हो सके। ओके, चलो नेक्स्ट है एंजाइम इनहिबिशन।
एंजाइम इनहिबिशन, मतलब आपने कोई रिएक्शन में एंजाइम मिक्स कर दिया तो उस एंजाइम की जो एक्शन है उसको रोकने के लिए अपन बाहर से कोई कंपाउंड अंदर डालकर उस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उस एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। यह मतलब होता है एंजाइम इनहिबिशन। रोक भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एंजाइम इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे, जब फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ अपन एंजाइम्स पढ़ेंगे तब इनके एग्जांपल्स। फिर एंजाइम ऑप्टिमा, एंजाइम ऑप्टिमा, एंजाइम ऑप्टिमा का मतलब क्या होता है कि एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो रिएक्शन है उसकी रेट सबसे ज्यादा करवा देते हैं। मतलब अगर स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा तो एंजाइम है उसकी रिएक्शन भी सबसे ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर और पीएच उस पॉइंट से ज्यादा या उस पॉइंट से कम होगी तो एंजाइम की जो एक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एक पॉइंट पर ही एंजाइम की एक्शन है वो सबसे ज्यादा होगी, अगर इससे ज्यादा पॉइंट हुआ तब कम हो जाएगी और कम हुआ तब भी कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये एंजाइम की क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका टॉपिक बचा है वो बचा कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स। मतलब एंजाइम्स है उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, एंजाइम्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और फिर बचा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की मैकेनिज्म कैसे होती है। और फिर फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंजाइम्स। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। तो इसके आगे अपन क्या पढ़ेंगे, कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स। ध्यान करो बच्चों, जब मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल बताया था तो मैंने उस ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में एंजाइम्स नहीं लिखे थे, जानबूझ के नहीं लिखे थे मैंने। तो अब अपन जो कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे तो वहां पर उन एंजाइम्स को अपन पढ़ेंगे। अगर मैं वहां पर एंजाइम्स लिखता तो आप उसका क्या करते, गोटे लगाते उसके, उसको रटते आप एंजाइम्स को। आपको रटना नहीं है, आपको वो चीज याद करनी है, सीखनी है। तो वो चीज यहां पर अपन समझ जाएंगे कि यहां ये जो एंजाइम आया ये क्यों आया है। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक है वो अपन कल करेंगे। तो कल जब टॉपिक हो, जब आपके पास ये लेक्चर आए अगला, इस लेक्चर के अलावा अगला लेक्चर आए, तो उस टाइम आप ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल है उसको लेके बैठें और उसके एंजाइम्स में कंप्लीट करवा दूंगा इसमें ट्रिक के साथ। ठीक है, आज यहां तक। ओके, थैंक यू।